तो पिछले पार्ट के एंड में हमने मीरा एंटरप्राइजेस का एक इंटरेस्टिंग केस छोड़ा था। मीरा को 1.8 लाख का एलिजिबल बिजनेस लोन मिला। वह एक इंडिविजुअल वुमेन बोरोअर है और उसका बिजनेस माइक्रो एंटरप्राइजेस क्राइटेरिया में आता है। अब क्वेश्चन ये था कि क्या ये लोन एमएसएमई कैटेगरी में काउंट होगा? आंसर है यस। क्या माइक्रो एंटरप्राइज सब टारगेट में काउंट होगा? आंसर इज यस। क्या वीकर सेक्शन में भी काउंट होगा? आंसर इज यस। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक ने 1.8 लाख के अलग अलग 3 लोन दे दिए। लोन आउटस्टैंडिंग सिर्फ 1.8 लाख ही है। बस वही लोन अलग अलग एप्लीकेबल रेगुलेटरी जो टारगेट्स में काउंट हो सकता है। ओवरऑल पीएसएल में काउंट हो सकता है, एमएसएमई में काउंट हो सकता है, माइक्रो एंटरप्राइजेस में, वीकर सेक्शन में। यही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का असली हमारे पास चीज है, कंसेप्ट है, जिसको हमें समझना है। अब काउंटिंग सिर्फ एक तरफ होगी, यानी कि मेन कैटेगरी एक तरफ होगी और दूसरी तरफ होगी ओवरलैपिंग सब कैटेगरी। अब इसमें भी एक और ट्विस्ट था। सपोज मीरा इंडिविजुअल बोरोअर नहीं है, वो सिर्फ एक कंपनी की डायरेक्टर है और लोन कंपनी के नाम लोन सैंक्शन हुआ है, राइट? तो क्या सिर्फ वुमेन डायरेक्टर होने के कारण कंपनी लोन को इंडिविजुअल वुमेन वीकर सेक्शन बेनिफिट मिलेगा? द आंसर इज नो। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। डायरेक्टर एंड बोरिंग कंपनी का जो सेम बोरोअर हम कंसीडर नहीं कर सकते, वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो आज के पार्ट में हम इसी तरह के आइडेंटिटी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिकोड करेंगे। हम कवर करेंगे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को, रिन्यूएबल एनर्जी को, माइक्रो फाइनेंस, एसएचजी जीएलजी लोन्स, डिस्ट्रेस्ड पर्सन, वीकर सेक्शंस, वुमेन बोरोअर्स, एससी एसटी और माइनॉरिटी जो कम्युनिटी क्लासिफिकेशन है उनके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग, जो लो क्रेडिट डिस्ट्रिक्ट में 100 करोड़ का लेंडिंग को 125 करोड़ कैसे माना जाता है। मतलब कि बैंक ने 100 करोड़ का लोन दिया लेकिन रेगुलेटरी अचीवमेंट 125 करोड़ की मानी जाएगी, और ये कैलकुलेशन कैसे होती है पूरा समझेंगे। चैप्टर नंबर 1 है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिंपल है, ऐसी बेसिक फैसिलिटीज जो सोसाइटी की एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करती है। पीएसएल में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर ब्रॉडली कवर हो सकते हैं स्कूल्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटीज, हाउस होल्ड जो टॉयलेट्स हैं, हाउस होल्ड लेवल वाटर इंप्रूवमेंट्स हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं। लेकिन सिर्फ एक्टिविटी एलिजिबल होना सफिशिएंट नहीं है, लोन लिमिट और लोकेशन कंडीशन भी चेक करनी होती है। लाइक स्कूल, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज के लिए और सैनिटेशन फैसिलिटीज के एस्टैब्लिश करने के लिए एलिजिबल लोन लिमिट है अप टू ₹8 करोड़ पर बोरर। इसमें हाउस होल्ड लेवल पर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन करना हो, टॉयलेट रिफर्बिशमेंट करना हो, वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट हो, या फिर वाटर ट्रीटमेंट जो रिलेटेड एलिजिबल फैसिलिटीज हैं, जैसे सभी एक्टिविटीज को भी इंक्लूड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर समझो, एक एजुकेशनल ट्रस्ट को स्कूल एस्टैब्लिश करने के लिए 7 करोड़ का लोन दिया गया, तो लिमिट 8 करोड़ के अंदर है। सब्जेक्ट टू द अदर कंडीशंस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल हो सकता है। अब सेम बोरोअर को 9 करोड़ का लोन दिया गया तो 8 करोड़ की लिमिट क्रॉस होगी, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी के अंदर एलिजिबल नहीं रहेगा। अब यहां ध्यान रखिएगा, ₹8 करोड़ पर बोरोअर, पर प्रोजेक्ट नहीं, पर ब्रांच नहीं, पर बैंक अकाउंट नहीं, पर बोरोअर लिमिट है। चैप्टर 2 हेल्थ केयर फैसिलिटीज को लेकर के। अब हेल्थ केयर फैसिलिटीज बिल्ड करने के लिए लोन लिमिट है अप टू 12 करोड़ रुपीस पर बोरोअर। लेकिन यहां पर लोकेशन का कंडीशन है, यानी कि हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो टियर 2 या टियर 6 तक की सेंटर्स में होना चाहिए। मतलब हॉस्पिटल होना सफिशिएंट नहीं है, हॉस्पिटल कहां पर बन रहा है, कौन सी लोकेशन है, वो भी मैटर करती है। मान लो कि टियर 3 सेंटर में हॉस्पिटल एस्टैब्लिश करने के लिए 11 करोड़ का लोन दिया, अमाउंट 12 करोड़ के अंदर है, तो लोकेशन भी टियर 2 से टियर 6 के अंदर है, तो एलिजिबल होगा। अब सेम हॉस्पिटल मान लो टियर 1 सेंटर बन गया, तो क्या 11 करोड़ का जो लोन था ऑटोमेटिकली सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पीएसएल में मिलेगा? नहीं। अब हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए टियर 2 से टियर 6 में होना जरूरी है, एंड इवन जो लोन का अमाउंट है वो 12 करोड़ तक का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर 14 करोड़ का लोन भी दिया, लेट्स से टियर 4 सेंटर में दिया गया, तो लोकेशन जो है वो तो पास हो गई लेकिन अमाउंट फेल हो गया, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको काउंट नहीं करेंगे। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के केस में इक्विवेलेंट हेल्थ केयर फैसिलिटी ब्रॉडली सेंटर्स बेसिकली पॉपुलेशन 1 लाख से कम है उनको कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो करंट जो आरबीआई फ्रेमवर्क है उसमें स्कूल्स, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन के लिए 8 करोड़ और जो एलिजिबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उनके लिए 12 करोड़ पर बोरोअर की जो लिमिट है वो रखी गई है। चैप्टर नंबर 3 मेन कैटेगरी चूज करने के लिए क्या देखते हैं। तो सपोज हॉस्पिटल बोरोअर एमएसएमई क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई कर सकता है, ये भी तो हो सकता है। अब लोन को कहां सेटिस्फाई करेंगे, एमएसएमई में मानोगे या फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में मानोगे? देखो,
बैंक जो है एप्लीकेबल कंडीशंस के आधार पर किसी भी एक कैटेगरी को मेन कैटेगरी क्लासिफाई कर सकता है, लेकिन सेम लोन को दो मेन कैटेगरीज में साइमल्टेनियसली क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर एलिजिबल स्मॉल एंटरप्राइज हॉस्पिटल को 15 करोड़ का लोन मिला, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हेल्थ केयर लिमिट है वो तो 12 करोड़ की है, तो 15 करोड़ का जो लोन है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो फिट नहीं है। लेकिन हाँ, वो एलिजिबल एमएसएमई में बोरोर भी है, तो आप उसे, अगर एमएसएमई की कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आप उसे एमएसएमई कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो। इसलिए ये चीज को जानना जरूरी है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिट क्रॉस हुई तो लोन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में पूरी तरह से बाहर हो जाएगा, लेकिन अगर वो किसी और मेन कैटेगरी को बिलोंग करता है तो डेफिनेटली यू कैन बी काउंटिंग इट ऑन दैट, राइट। चैप्टर 4 रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। रिन्यूएबल एनर्जी आज सिर्फ इन्वायरमेंटल टॉपिक नहीं है, और ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का एक डायरेक्ट स्कोरिंग एरिया भी है। देखो, एलिजिबल जो रिन्यूएबल एनर्जी एक्टिविटीज हैं उसमें सोलर पावर जनरेशन, विंड एनर्जी, बायोमास प्रोजेक्ट्स, जो माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड स्ट्रीट लाइटिंग है, रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन है, या जो और भी कोई पब्लिक यूटिलिटीज हैं जो रिन्यूएबल हैं, उन सभी को शामिल कर सकते हैं। तो उनसे रिलेटेड जो बिजनेस बोरोर्स हैं या प्रोजेक्ट बोरोर्स हैं, उनके लिए लोन लिमिट अप टू 35 करोड़ रुपीस पर बोरोर की है। उसके लिए तो 10 लाख की है, लेकिन अगर बिजनेस बोरोर है, प्रोजेक्ट बोरोर है, तो 35 करोड़ की लिमिट है। अब रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जांपल देखते हैं। केस 1, एक कंपनी सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए 30 करोड़ का लोन लेती है, ठीक है, तो बिजनेस बोरोर लिमिट 35 करोड़ की है, तो लोन लिमिट के अंदर एलिजिबल हो सकता है। केस 2, सेम कंपनी 40 करोड़ का लोन देती है, तो सीलिंग तो 35 करोड़ की है, तो रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी में एलिजिबल नहीं होगा। केस 3, इंडिविजुअल हाउस होल्ड रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए 8 लाख तक का लोन देता है, तो हाउस होल्ड लिमिट 10 लाख तक की है, तो वो पीएसएल में शामिल होगा। केस 4, इंडिविजुअल हाउस होल्ड अगर 12 लाख का लोन लेता है, तो हाउस होल्ड की लिमिट 10 लाख की है, तो वो शामिल नहीं होगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। तो बिजनेस बोरोर की 35 करोड़ की लिमिट और हाउस होल्ड की लिमिट 10 लाख की है, राइट, ध्यान रखना। अब उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू द अदर्स कैटेगरी। अब आते हैं एक ऐसी कैटेगरी के ऊपर जिसका थोड़ा सा बेसिकली कैजुअल लगता है देखने में, लेकिन एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अदर्स कैटेगरीज में आपके माइक्रो फाइनेंस लोन्स, जो सर्टेन एसएचजी जेएलजीस हैं, या डिस्ट्रेस्ड पर्संस को लोन दिया गया अदर देन फार्मर्स, या स्टेट स्पॉन्सर्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं एससी एसटी के लिए, उनको लोन दिया गया, या स्टार्टअप लोन दिए गए सर्टेन कैटेगरीज को, तो इनको भी समझना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 6 यानी कि माइक्रो फाइनेंस लोन्स के बारे में। तो माइक्रो फाइनेंस लोन एक बेसिक कंसेप्ट है। लो इनकम हाउस होल्ड को दिया गया जो भी कोलेटरल फ्री लोन होता है उसको हम माइक्रो फाइनेंस लोन कहते हैं, और करेंट फ्रेमवर्क के हिसाब से जो लो इनकम क्राइटेरिया है हाउस होल्ड इनकम के लिए एनुअल इनकम का, दैट इज अप टू 3 लाख रुपीस। यानी कि अगर हाउस होल्ड की एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से एक्सीड नहीं होती है तो उसे हम काउंट कर सकते हैं माइक्रो फाइनेंस के लिए। तो हाउस होल्ड जनरली मतलब होता है उसमें हस्बैंड, वाइफ या जो अनमैरिड चिल्ड्रन होते हैं उनको शामिल करते हो, तो एक इंडिविजुअल फैमिली यूनिट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, माइक्रो फाइनेंस लोन की क्लासिफिकेशन सिर्फ बिजनेस पर्पस तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अब यहां पर एलिजिबल जो कोलेटरल फ्री लो इनकम हाउस होल्ड लोन होते हैं, कंजम्पशन के लिए, इमरजेंसी के लिए, एजुकेशन के लिए, हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट के लिए, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए, आपने जो कोई भी लोन दिया लेकिन वो कोलेटरल फ्री है और उनका हाउस होल्ड एनुअल इनकम 3 लाख रुपए तक का है, तो उनको माइक्रो फाइनेंस लोन माना जाएगा। एग्जांपल के तौर पर समझो, एक हाउस होल्ड एनुअल इनकम है एक परिवार की 2.8 लाख है, और मान लो कि लोन कोलेटरल फ्री है, तो उसको हम डेफिनेटली काउंट करेंगे, राइट। लेकिन मान लो अगर एक परिवार की जो हाउस होल्ड एनुअल इनकम है 3.20 लाख है, तो 3 लाख की सीलिंग क्रॉस होगी, तो उसे लो इनकम हाउस होल्ड डेफिनेशन में शामिल ही नहीं कर सकते, यानी कि उसको माइक्रो फाइनेंस लोन में काउंट नहीं कर सकते। तो ये चीज जाननी जरूरी है। और एक और इंपॉर्टेंट यहां पर थ्रेशोल्ड है कि हाउस होल्ड का जो मंथली लोन रिपेमेंट है, यानी कि मंथली जो ईएमआई बनेगी, मंथली जो पैसा उन्होंने वापस करना है, वो होम टेकिंग सैलरी का, यानी कि होम टेक अमाउंट का 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन में माइक्रो फाइनेंस और नॉन माइक्रो फाइनेंस दोनों रिपेमेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं। मान लो कि हाउस होल्ड इनकम जो है वो 20,000 की है महीने की, ठीक है, मंथली इनकम है, और मैक्सिमम परमिटेड जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगी वो 10,000 तक की हो सकती है। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग जो आपकी प्रपोज मंथली रिपेमेंट है 12,000 बन रही है, तो भी उसको हम माइक्रो फाइनेंस में शामिल नहीं करेंगे। दैट्स द क्राइटेरिया। चैप्टर 7 एसएचजी और जेएलजी को दिए गए लोन्स अंडर द अदर्स कैटेगरी। तो एसएचजी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, जेएलजी यानी कि ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, तो वो कई कैटेगरीज में आ सकते हैं। लाइक अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो एग्रीकल्चर रिलेटेड होगा, एमएसएमई से रिलेटेड है तो एमएसएमई से रिलेटेड होगा। लेकिन अगर वो एग्रीकल्चर और एमएसएमई से अलावा किसी और प्रिस्क्राइब एक्टिविटी में लगे हुए हैं, तो अगर 2 लाख तक का लोन दिया जाता है ग्रुप को,
तो वो अदर्स कैटेगरी में एलिजिबल हो सकता है। तो हो सकता है उनको सोशल नीड्स के लिए, हाउस कंस्ट्रक्शन, हाउस रिपेयर, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, या फिर किसी वायबल पर्पस के लिए उनको लोन दिया गया हो तो उसको शामिल कर सकते हैं। अब ये लिमिट 2 लाख रुपीस पर ग्रुप है इन द अदर्स कैटेगरी। यहां पर इंडिविजुअल की हमने बात नहीं की है, पर मेंबर की बात नहीं करी है। एग्जांपल के तौर पर समझ लो कि एसएचजी को हाउस रिपेयर रिलेटेड कॉमन एक्टिविटी के लिए आपने 1.8 लाख का लोन दिया, तो वो डेफिनेटली अदर्स कैटेगरी में आ सकता है। लेकिन अगर 2.5 लाख का लोन दे दिया तो 2 लाख की सीलिंग क्रॉस होगी, तो आप उसमें शामिल नहीं कर सकते। अगर तो एग्रीकल्चर में आ रहा है या एमएसएमई में आ रहा है तो ठीक है। अगर अदर्स कैटेगरीज में आना है तो लोन की लिमिट कितनी है? 2 लाख रुपए की है, उससे ज्यादा नहीं है। अब बात होती है डिस्ट्रेस्ड पर्सन के बारे में। अब डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स को भी लोन दिया था कि हमने उनको जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल लेंडर्स हैं उनके चंगुल से बचाना है। तो डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स के अलावा अगर आपने किसी और कैटेगरी को लोन दिया, लेट्स से दोज आर नॉट फार्मर्स, लेकिन उनको हमने मनी लेंडर या जो नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स है उनसे बचाने के लिए हमने बेसिकली उनको 1 लाख रुपए तक का लोन दिया, तो वो इस कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो एक डिस्ट्रेस्ड नॉन फार्मर ने लोकल मनी लेंडर से हाई इंटरेस्ट के ऊपर डेप्ट लिया, बैंक ने उसे 80,000 रुपए का लोन दे दिया ताकि वो अपना डेप्ट पे कर पाए, तो वो 1 लाख की लिमिट के अंदर है, तो हाँ वो एलिजिबल हो सकता है। लेकिन अगर उसे लोन 1.25 लाख का दिया गया तो 1 लाख की लिमिट से ऊपर है, तो उसे हम अदर्स पीएसएल में शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, चैप्टर 9 जो स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशंस है। अब स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कई बार एससी एसटी पर्पस के लिए, जहां पर एससी एसटी बेनिफिशियरीज के लिए इनपुट परचेज करनी है, सप्लाई करना है, या बेनिफिशियरीज के आउटपुट्स की मार्केटिंग करनी है, तो एक ऐसा लोन जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अदर्स के लिए एलिजिबल हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, लोन ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया, यानी कि लेट्स से आप नेशनल जो शेड्यूल कास्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको लोन सैंक्शन करते हो तो डेफिनेटली उसको शामिल कर सकते हो। तो अल्टीमेट पर्पस क्या है कि स्पेसिफाइड एससी एसटी जो बेनिफिशियरीज हैं उनको लोन दिया गया, उनको हमने सपोर्ट करना है। तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के नाम में एससी एसटी एंड डेवलपमेंट लिखा होना सफिशिएंट नहीं है, एंड ड्यूज वेरीफाई करना होगा। अब बात आती है स्टार्टअप्स अंडर द अदर्स चैप्टर 10। तो एग्रीकल्चर और एमएसएमई में हमने देखा कि स्टार्टअप को दिए गए लोन की लिमिट 50 करोड़ तक की है। लेकिन अगर स्टार्टअप जो है एग्रीकल्चर में नहीं आता, या फिर एमएसएमई में नहीं आता, या लेट्स से कोई और चीज में आता है, तो उसे हम अदर्स कैटेगरी के अंदर स्टार्टअप को 50 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं। अब वो अदर्स पीएसएल में शामिल हो सकता है। ठीक है, तो एक्टिविटी डिसाइड करनी होगी, तो एक्टिविटी जो स्टार्टअप डिसाइड करता है उसी के हिसाब से डिसाइड होगा कि वो एमएसएमई में जाएगा, या फिर एग्रीकल्चर में जाएगा, या फिर अदर्स कैटेगरी में जाएगा। लेकिन अदर्स कैटेगरी में एसएचजी जेएलजी की जो लिमिट है वो 2 लाख तक की है, डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स की लिमिट 1 लाख तक की है, और जो एलिजिबल नॉन एग्रीकल्चरल या फिर जो नॉन एमएसएमई स्टार्टअप्स हैं उनके लिए लिमिट 50 करोड़ की है। अब बात करते हैं चैप्टर 11 जो वीकर सेक्शंस का बेसिक रूल है। अब इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीकर सेक्शन के लिए हमने लिमिट पढ़ी थी। फॉर द रीजनल रूरल बैंक्स इट इज 15% एंड फॉर द अदर बैंक्स इट इज 12%, राइट। तो वीकर सेक्शन एक ओवरलैपिंग कैटेगरी है, सेपरेटली बेसिकली इसको 9th कैटेगरी हम नहीं मानते। और दूसरी चीज ये है कि लोन को वीकर सेक्शन में काउंट करने से पहले हमें जो 8 मेन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स हैं उनमें किसी में एलिजिबल होना जरूरी है। यानी कि 8 मेन कैटेगरीज हैं, उसमें से मेन कैटेगरी एक होगी और उसमें से हम डिसाइड करेंगे कि इसको वीकर सेक्शन में काउंट करना है कि नहीं करना। तो बोरोर वीकर कैटेगरी से बिलोंग करता है, इसलिए उसका हर लोन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नहीं हो सकता। अगर मेन लोन पीएसएल से मैच करता है, यानी कि मेन कैटेगरी से मैच करता है, तो फिर हम देखेंगे अगर वीकर सेक्शन से बोरोर है तो उसे वीकर सेक्शन में काउंट करेंगे, अदरवाइज नॉट। तो एससी बोरोर को एलिजिबल एजुकेशन लोन दिया गया, मेन कैटेगरी उसकी एजुकेशन है और वो वीकर सेक्शन से रिलेट करता है, तो डेफिनेटली उसको वीकर सेक्शन काउंट कर सकते हैं सब कैटेगरी को। इसी तरह से लेट्स से एससी बोरोर को आपने लग्जरी हॉलिडे के लिए पर्सनल लोन दे दिया, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की मेन कैटेगरी से मैच करता ही नहीं, तो आप वीकर सेक्शन से थोड़ा मैच कर लोगे कि एससी कैटेगरी है तो आप उसको वीकर सेक्शन में मैच कर लोगे। सो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। नाउ द पॉइंट इज कि कौन से पर्संस इंक्लूड होते हैं वीकर सेक्शन में, चैप्टर नंबर 12। अब वीकर सेक्शन में ब्रॉडली आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स होते हैं जिनकी लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ तक की है, और अगर 2.5 एकड़ से ज्यादा लैंड होल्डिंग है, अप टू 5 एकड़ है यानी कि 1 हेक्टेयर से ज्यादा है, 2 हेक्टेयर तक की है, तो हम उन्हें स्मॉल फार्मर्स कहते हैं। तो आर्टिजन्स हो गए, वो भी इसमें शामिल होते हैं। जो विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज के पर्सन हो गए, जहां पर इंडिविजुअल जो है उनकी क्रेडिट लिमिट 2 लाख से ज्यादा नहीं है, उनको भी हम वीकर सेक्शन में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेनिफिशियरीज एलिजिबल है अंडर द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, शेड्यूल कास्ट
हो गए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गए, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम के DRI स्कीम के बेनिफिशियरीज हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स हो गए, जो माइक्रो फाइनेंस बोरोअर्स हैं या फिर इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरीज हैं, डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स हैं, डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स अदर देन डिस्ट्रेस्ड पर्संस अदर देन फार्मर्स हैं, पर्संस विद डिसेबिलिटीज हैं, ट्रांसजेंडर पर्संस हैं, जो नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, या फिर जो PMJDY के अंदर OD स्कीम के अंदर जो एलिजिबल बोरोअर्स है वो हो गए जिनको 10,000 तक की OD दी जाती है, वो सभी वीकर सेक्शन में काउंट हो सकता है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कोई मेन कैटेगरी पहले सेटिस्फाई होनी चाहिए तब उसको वीकर सेक्शन में काउंट करेंगे, अदरवाइज मेन कैटेगरी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो उसको वीकर सेक्शन में काउंट नहीं कर सकते। चैप्टर नंबर 13 इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरीज। देखो इंडिविजुअल बेनिफिशियरी वुमेन बेनिफिशियरी को अगर आपने 2 लाख रुपए तक का लोन दिया है तो उसको वीकर सेक्शन में काउंट कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये चीज है कि 2 लाख की लिमिट है, ठीक है। अगर मान लो कंपनी को, LLP को या सेपरेट लीगल एंटिटी को लोन दिया गया जिसमें वुमेन डायरेक्टर है तो डेफिनेटली उसको मानेंगे, बिकॉज कंपनी अलग लीगल अंडरस्टैंडिंग है, उसको हम वुमेन में शामिल नहीं कर सकते। जैसे शुरू के केस में हमने पढ़ा कि मीरा ने अपने नाम पर लेट्स से टेलरिंग बिजनेस करने के लिए 1.8 लाख का लोन लिया तो उसको हम मानेंगे, ठीक है, कि वो वीकर सेक्शन में काउंट हो सकता है। मेन कैटेगरी आ गई MSME की और वीकर सेक्शन की कैटेगरी आ गई रिलेटेड टू इंडिविजुअल, हमने विमेन वीकर सेक्शन में उसको काउंट कर लिया। लेकिन अगर अब मीरा जो है मान लो किसी कंपनी में डायरेक्टर है और हमने कंपनी को लोन दिया और वो वुमेन है तो उसके बेस पर हम उसको शामिल थोड़ा ना कर सकते हैं, क्योंकि लोन कंपनी को दिया गया, हम बोरोर बेसिकली यहां पर कंपनी बन गई, मीरा तो इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल का बेनिफिट कंपनी के लिए अवेलेबल नहीं होगा। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि UCBs के लिए 2 लाख का जो इंडिविजुअल वुमेन सीलिंग है वो एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि UCB के केस में स्पेसिफिक लिमिट का एप्लीकेशन अलग तरीके से होगा। वहां पर सिर्फ हमने ये देखना है कि लोन इंडिविजुअल वुमेन को दिया गया तो हाँ डेफिनेटली वहां पर हम उसे वीकर सेक्शन में शामिल कर सकते हैं फॉर द UCB यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, राइट। फिर बात आती है चैप्टर नंबर 14 यानी कि आर्टिजन्स या जो आपके पास विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज है उनके बारे में। तो उनके लिए भी जो लिमिट है दैट इज 2 लाख रुपीज इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट। जैसे मान लो कि आर्टिजन है, अब एलिजिबल बिजनेस लोन उसको 1.75 लाख का दिया गया है तो वीकर सेक्शन में आप उसको काउंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने लोन 2.5 लाख का दे दिया तो वो 2 लाख की लिमिट से अबव हो गया तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो लोन जो है वो इंडिपेंडेंटली आपका MSME से भी हो सकता है तो उसे वीकर सेक्शन में काउंट कर सकते हो या कोई और भी हो सकता है। सो मेन कैटेगरी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में सर्वाइव करनी चाहिए, लेकिन ओवरलैपिंग वीकर सेक्शन में एलिजिबिलिटी बन सकती है लेकिन एलिजिबिलिटी फेल भी हो सकती है, राइट। जैसे मान लो कि आपने MSME के अंदर ही लोन दिया, आपने लोन दिया 2.5 लाख का, अब वो MSME में तो काउंट हो रहा है लेकिन आप उसे वीकर सेक्शन में काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज वीकर सेक्शन में तब काउंट करते हैं अगर लोन का अमाउंट 2 लाख तक का होता, 2 लाख से ज्यादा हो गया तो वीकर सेक्शन की ओवरलैपिंग कैटेगरी में शामिल नहीं कर सकते। फर्दर चैप्टर नंबर 15 डिस्ट्रेस्ड पर्संस इन वीकर सेक्शन। अब 1 लाख तक का लोन अगर देते हो उनको, जैसे मनी लेंडर से बचाने के लिए या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर से बचाने के लिए लोन देते हो जो फार्मर्स नहीं है अदर देन फार्मर्स है, तो डेफिनेटली उनको भी हम शामिल कर सकते हैं। किसमें शामिल कर सकते हैं? वीकर सेक्शन में शामिल कर सकते हैं, बट डिस्ट्रेस पर्संस अदर देन फार्मर्स, ठीक है। तो लोन अमाउंट 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चैप्टर 16 पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड ट्रांसजेंडर पर्संस। अब जो पर्संस एंड डिसेबिलिटीज के साथ वीकर सेक्शन में एक्सप्रेसिवली उनको कवर किया गया है, ट्रांसजेंडर पर्संस है उनको भी कवर किया गया है, लेकिन वही गोल्डन रूल है, आइडेंटिटी सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, अंडरलाइंग एक्टिविटी जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी को कोई भी लोन दोगे तो वो वीकर सेक्शन में काउंट होगा, नो वे। आपकी मेन कैटेगरी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब उसके बाद देखोगे कि वो पर्सन जो है आइडेंटिफाई कर लिया तो आप उसे वीकर सेक्शन में काउंट कर सकते हो। इसी तरह से माइनॉरिटीज के लिए भी यही चीज है, दैट्स रिलेटेड टू द चैप्टर नंबर 17 दैट इज रिलेटेड टू माइनॉरिटीज, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया माइनॉरिटीज को। अब जैसे अगर हम बात करें पंजाब की तो सिख, अदरवाइज सिख कम्युनिटी इज अ माइनॉरिटी, लेकिन पंजाब में सिख कम्युनिटी मेजोरिटी में है तो उसको माइनॉरिटी में शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखना है, ये सभी स्टेट्स के लिए यूनियन टेरिटरीज के लिए, सभी के लिए। तो अगर पंजाब में सिख जो है वो माइनॉरिटी नहीं है, ठीक है, बाकी स्टेट्स में माइनॉरिटी है, तो वहां पर अगर आप उनको लोन दे रहे हो तो उसको हम PSL में शामिल कर सकते हैं, वीकर सेक्शन में शामिल कर सकते हैं, दैट्स द केस। फिर बात आती है चैप्टर नंबर 18 यानी कि PMJDY ओवरड्राफ्ट, यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ओवरड्राफ्ट। अब यहाँ पर 10,000 तक का अमाउंट जो है वो दिया जाता है एलिजिबल पर्संस को एज एन OD ओवरड्राफ्ट के रूप में दिया जाता है, तो उसको हम बेसिकली वीकर सेक्शन में काउंट कर सकते हैं। तो PSL की जो मास्टर डायरेक्शंस है, ठीक है, कोई परमानेंट बेसिकली फिक्स्ड OD अमाउंट प्रिस्क्राइब नहीं करती हैं, लेकिन अभी के लिए जो अमाउंट चल रहा है दैट इज 10,000 रुपीज, तो हम उसी को शामिल करेंगे। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 19 यानी कि वीकर सेक्शन से रिलेटेड केस स्टडीज के बारे में। तो केस 1 इज रिलेटेड टू कि SC स्टूडेंट को 20 लाख का एजुकेशन लोन दिया गया। अब मेन कैटेगरी कौन सी बन गई?
एजुकेशन बन गई। वीकर सेक्शन कैटेगरी कौन सी बन गई? वीकर सेक्शन कैटेगरी के लिए एलिजिबल होगा, यस होगा। केस 2 समझो, एससी बोरोर को 5 लाख का पर्सनल लोन दिया गया फॉरेन हॉलीडे लोन के लिए। अब मेन पीएसएल कैटेगरी कोई भी नहीं है, वीकर सेक्शन में शामिल होगा नहीं होगा, क्योंकि मेन कैटेगरी ही एलिजिबल नहीं हुई। केस नंबर 3, इंडिविजुअल वुमेन को 1.9 लाख का माइक्रो एंटरप्राइज लोन दिया गया। तो जो मेन कैटेगरी है वो एमएसएमई है, और माइक्रो सब कैटेगरी हो गई, वो भी सही है, और वीकर सेक्शन में भी काउंट कर सकते हो, क्योंकि इंडिविजुअल वुमेन को लोन दिया गया और 2 लाख तक का लोन दिया गया, तो वो भी एलिजिबल है। केस नंबर 4, इंडिविजुअल वुमेन को 3 लाख का एलिजिबल माइक्रो एंटरप्राइज लोन दिया गया। अब देखो 3 लाख का माइक्रो एंटरप्राइज, यानी कि एमएसएमई में भी है, माइक्रो एंटरप्राइज का जो सब टारगेट होता है उसमें भी सेटिस्फाई हो गया, लेकिन आप वीकर सेक्शन में काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर लिमिट 2 लाख रुपए की, यहां पर लोन लिमिट 3 लाख की होगी। केस नंबर 5, वुमेन ओन्ड कंपनी 1.5 लाख का लोन दिया, तो यहां पर बोरोर वुमेन नहीं है, यहां पर बोरोर कंपनी है, तो इंडिविजुअल वुमेन को बेसिकली हम ट्रीट नहीं कर सकते ना एज सच, राइट। केस नंबर 6, आर्टिजन को 1.8 लाख का लोन दिया। अब मेन कैटेगरी एमएसएमई एंड वीकर सेक्शन में भी काउंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। केस नंबर 7, आर्टिजन को 3 लाख का लोन दिया। अब एमएसएमई कैटेगरी तो एलिजिबल है, लेकिन वीकर सेक्शन में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर लोन लिमिट 2 लाख तक की काउंट होती थी, उससे ज्यादा नहीं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20, दैट्स रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट लेवल डिफरेंशियल वेटेज। देखो अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। आरबीआई का ऑब्जेक्टिव है कि प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट सिर्फ वेल फाइनेंस डिस्ट्रिक्ट तक कंसंट्रेट ना हो, जो लो क्रेडिट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां पर क्रेडिट फ्लो कम होता है, बैंक उसमें इंकरेज हो और वहां पर ज्यादा लेंडिंग करें। अब हाई क्रेडिट डिस्ट्रिक्ट्स में एडिशनल क्रेडिट थोड़ा सा लो रेगुलेटरी वेटेज मिलता है, यानी कि अगर आप हाई क्रेडिट, जहां पर ऑलरेडी बहुत क्रेडिट कर रहे हैं बैंक, वहां पर अगर आप पीएसएल देंगे तो उसको वेटेज कम मिलेगी। अगर लो क्रेडिट जोन है वहां पर अगर आप सैंक्शनिंग करते हो तो आपको वेटेज ज्यादा मिलेगी। तो 3 कैटेगरीज है यहां पर। लो क्रेडिट आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स, जहां पर कैपिटा जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है वो 9,000 रुपए से कम है, वहां पर आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का क्रेडिट वेटेज 125% मिलेगा। यानी कि अगर आपने 100 करोड़ का लोन किया तो उससे 125 करोड़ माना जाएगा, जहां पर जिन एरियाज में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पर कैपिटा 9,000 रुपीज से कम है, और जहां पर कैपिटा पीएसएल 42,000 से ज्यादा है, उनको माना जाएगा हाई क्रेडिट आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स, और वहां पर आपको वेटेज मिलेगा सिर्फ 90%। 100 करोड़ का लोन किया, काउंट होगा पीएसएल में 90 करोड़ का। और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जहां पर 9,000 से लेकर के 42,000 तक का है, उनको काउंट किया जाएगा नॉर्मल, यानी कि वहां पर नॉर्मल वेटेज मिलेगा 100% का। अब बात करते हैं चैप्टर 21, जो डिस्ट्रिक्ट वेटेज है उनके एग्जांपल्स के बारे में। तो लो क्रेडिट डिस्ट्रिक्ट में 100 करोड़ का लोन दिया, वेटेज 125% है, तो आप उसको 125 करोड़ ऑफ द अचीवमेंट काउंट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हाई क्रेडिट डिस्ट्रिक्ट में आपने 100 करोड़ का लोन दिया तो उसको 90% के हिसाब से 90 करोड़ का अचीवमेंट काउंट करेंगे, नॉट मोर देन दैट। नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हो तो 100 करोड़ का लोन किया तो 100 करोड़ का ही उसको अचीवमेंट जो है वो काउंट किया जाएगा। अब है बात रिलेटेड टू इंक्रीमेंटल क्रेडिट का मतलब क्या होता है। देखो 125% जो वेट है वो इंटायर डिस्ट्रिक्ट पोर्टफोलियो पर नहीं मिलता, वेट लागू होता है, यानी कि इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट पर आपको वेटेज मिलता है। सपोज करो कि आपका पुराना आउटस्टैंडिंग था 500 करोड़ का, ठीक है, और करंट आउटस्टैंडिंग है 600 करोड़, तो इंक्रीमेंटल कितना हुआ? 100 करोड़ का इंक्रीमेंटल हुआ, तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा ना वो पूरे के पूरे 600 करोड़ के पोर्टफोलियो के ऊपर नहीं मिलेगा, वो आपको आपका इंक्रीमेंटल जो क्रेडिट हुआ उस डिस्ट्रिक्ट में 100 करोड़ रुपीस का, उसके ऊपर मिलेगा। यानी कि अगर आप हाई एरिया में कर रहे थे तो आपको 90 करोड़ काउंट होगा, अगर लो कैपिटा वाले में कर रहे थे, पीएसएल कैपिटा वाले में कर रहे थे, उसको ज्यादा काउंट करेंगे, 125 करोड़ आपको वेटेज ज्यादा मिल जाएगा, राइट। सो दैट्स द केस। अब ये चीज होती है, ठीक है, तो पूरे के पूरे आउटस्टैंडिंग के ऊपर बेनिफिट नहीं मिलता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करते हैं रिलेटेड टू कि नेगेटिव कैरी के बारे में। अब सपोज करो कि करंट आउटस्टैंडिंग आपका गिर के 480 करोड़ हो गया, ठीक है। इंक्रीमेंटल चेंज कितना हुआ? पहले आपका कितना था इंक्रीमेंटल? पहले आपका 500 करोड़ था, आपने लोन जो सैंक्शन किया था, ठीक है, और उसके बाद आपका कम हो गया, यानी कि अब आपके पास नेगेटिव 20 करोड़ हो गया, तो वेटेज इंक्रीमेंटल जो है उसे 0 माना जाएगा, यानी कि नेगेटिव वेट कैरी नहीं होता है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 23, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैपिंग कैसी होगी। तो मान लो बोरोर का रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पर होता है वहां पर हमें डिसीजन नहीं लेना होता है। जो डिस्ट्रिक्ट मैपिंग का क्राइटेरियन है दैट इज प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, यानी कि बोरोर जहां का रहने वाला है उसे नहीं मानते, हम मानते हैं कि आपने जो लोन दिया उसको यूटिलाइज कहां किया जाए। जैसे मान लो कि बोरोर का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो दिल्ली में है, लेकिन उसका जो एलिजिबल प्रोजेक्ट है वो असम के लो क्रेडिट डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसको वहीं पर काउंट करेंगे, लो जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर उसको काउंट करेंगे, मैपिंग जो है उसके हिसाब से की जाएगी। चैप्टर 24
विच क्रेडिट गेट्स डिस्ट्रिक्ट वेट। अब डिस्ट्रिक्ट डिफरेंशियल वेटेज मेनली डिस्ट्रिक्ट के ऑर्गेनिक क्रेडिट पर अप्लाई होता है। ऑर्गेनिक क्रेडिट का मतलब होता है कि बैंक ने डायरेक्टली बोरोर को लोन डिसबर्स किया, राइट। अब एक्चुअल बोरोर वाइज डिटेल्स बैंक की बुक्स में अवेलेबल है। अब इनडायरेक्ट या फिर जो इनऑर्गेनिक राउट्स होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट इंक्रीमेंटल वेट कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है, दैट्स द केस। अब बात समझो, जैसे कि मान लो कि पीएसएलसीज होते हैं या फिर आईबीपीसीज होते हैं या सिक्योरिटाइजेशन होता है, डायरेक्ट असाइनमेंट होता है, एमएफआई ऑन लैंडिंग है या एनबीएफसी ऑन लैंडिंग है, एचएफसी ऑन लैंडिंग है। अब इनका मतलब क्या हुआ? अब पीएसएलसीज क्या होते हैं? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स। आईबीपीसी हो गए इंटरबैंक जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, परचेज सर्टिफिकेट, प्रायोरिटी सर्टिफिकेट्स हैं, वो हो गए। एमएफआई ऑन लैंडिंग कर दी, यानी कि आपने एमएफआई को लोन दे दिया, फर्दर उसने लोन दिया, एचएफसी को लोन दे दिया, उसने फर्दर आगे लोन दिया। तो मतलब अगर लो क्रेडिट डिस्ट्रिक्ट के बोरर्स को इनडायरेक्ट एमएफआई राउट के थ्रू पैसा पहुंचा तो फिर बेसिकली बैंक को 125% का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। अगर आपने किसी बैंक से पीएसएलसी परचेज किए, ठीक है, आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग शॉर्ट था, ठीक है, तो आपने अपना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पूरा करने के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट जो था वो परचेज कर दिया। अब वो था लोअर डिस्ट्रिक्ट वाले में, लोअर पर कैपिटा पीएसएल वाले डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, तो आपको उसका 125% का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको वही बेनिफिट मिलेगा 100% वाला नॉर्मल जो रहता है, राइट। दैट इज द सिनेरियो। अब बात करते हैं रिलेटेड टू द रिवीजन पार्ट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्कूल्स, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन। तो यहां पर 8 करोड़ पे पर बोरो की लिमिट है। हेल्थ केयर से रिलेटेड टीयर 2 से लेकर के टीयर 6 में 12 करोड़ पर बोरो की लिमिट है। यूसीबी हेल्थ केयर इक्विवेलेंट की बात करें तो पॉपुलेशन बिलो 1 लाख माना जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो बिजनेस के लिए लिमिट है 35 करोड़ की है, पर बोरो लिमिट जो है वो 10 लाख की है इंडिविजुअल हाउस होल्ड की, ठीक है। और माइक्रो फाइनेंस हाउस होल्ड इनकम का क्राइटेरिया क्या है? 3 लाख, और मंथली रिपेमेंट ऑब्लिगेशन 50% से ज्यादा ना हो। एसएचजी जीएलजी के लिए लोन जो है दैट इज ₹2 लाख पर ग्रुप, और डिस्ट्रेस नॉन फार्मर्स के लिए 1 लाख रुपए का है। और अगर स्टार्टअप्स को अदर्स के अंदर लोन देना है तो 50 करोड़ की लिमिट है। इंडिविजुअल वुमेन वीकर सेक्शन में काउंट करते हैं अगर 2 लाख तक का लोन दिया गया है। अगर 2 लाख की वुमेन लिमिट है, नॉट एप्लीकेबल टू द यूसीबीज, यूसीबीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है वो। और आर्टिजन्स को या फिर विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को लोन दिया तो वहां पर भी इंडिविजुअल लोन की लिमिट 2 लाख तक की है। लो क्रेडिट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर कैपिटा पीएसएल अगर 9,000 से कम है तो उसे 125% वेटेज मिलता है। और अगर हाई क्रेडिट डिस्ट्रिक्ट है पर कैपिटा पीएसएल अबव 42,000 है तो उसको 90% वेटेज मिलता है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर नॉर्मल है यानी कि 9,000 से लेकर के 42,000 तक है वहां 100% वेटेज मिलता है, ठीक है। दैट इज द सिनेरियो एंड दैट्स ऑल रिलेटेड टू दिस। तो एक केस स्टडी आपके सामने और रखता हूं एंड इसका आप आंसर करेंगे और आंसर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। अब मानो कि भारत प्रगति बैंक की फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू होती है बेसिकली कि 31 मार्च बहुत नजदीक है और बैंक का जो रिक्वायर्ड ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है वो था 8,000 करोड़ का, और वेट जो एलिजिबल अचीवमेंट है वो है 7,920 करोड़, यानी कि शॉर्टफॉल है 80 करोड़ रुपीस का। अब टाइम इतना कम है कि आप नए बोरोर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उनको अप्रेजल नहीं कर सकते, लोन सैंक्शन नहीं कर सकते, डिसबर्स नहीं कर सकते, वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो मैनेजमेंट किसी दूसरे बैंक के लोन पोर्टफोलियो को परचेज भी नहीं करना चाहती, क्रेडिट रिस्क भी नहीं लेना चाहती। तभी ट्रेजरी हेड कहता है हम 80 करोड़ का प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अचीवमेंट खरीद सकते हैं। अब सवाल आता है कि बिना लोन खरीदे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अचीवमेंट कैसे खरीदा जाएगा? क्या बोरोर ट्रांसफर होगा? नहीं। क्या लोन एसेट ट्रांसफर होगा? नहीं। क्या ईएमआई कैश फ्लो ट्रांसफर होगा? नहीं। तो क्या क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर होगा? नहीं। फिर बायर बैंक कैसे खरीद सकता है, राइट? और सेलर बैंक क्या बेच रहा है? यही है जो पर्टिकुलर हम आगे समझेंगे, दैट इज रिलेटेड टू पीएसएलसी यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। लेकिन पीएसएलसी एग्रीकल्चर, पीएसएलसी एसएफ और एमएफ, पीएसएलसी माइक्रो एंटरप्राइज, पीएसएलसी जनरल में क्या डिफरेंस है, और बैंक का एसएमएफ टारगेट शॉर्ट है तो क्या पीएसएलसी जनरल काम आएगा? क्या अगर बैंक जो है 30 मार्च को पीएसएलसी खरीदे तो वो कब एक्सपायर होगा? और अगर ओवरऑल टारगेट पूरा है लेकिन सब टारगेट शॉर्ट है तो पेनल्टी कैसे लगेगी? इन सभी क्वेश्चंस का हम आंसर फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, दैट वुड बी द लास्ट पार्ट। तो फाइनल पार्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करना, पूरी की पूरी सीरीज को अच्छे से गो थ्रू कर लो। अगर कोई डाउट है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।